गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पंडित नवल किशोर शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय दौसा के एमकॉम फाइनल ईयर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के समस्त विद्यार्थियों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज अपन अपने ऑप्शनल पेपर 5th के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, जो कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड सोशल सिक्योरिटी के नाम से जाना जाता है, औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा। तो औद्योगिक संबंध एवं सामाजिक सुरक्षा के तहत पिछले वीडियो क्लास में मैंने आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स या औद्योगिक विवादों के बारे में बताया था कि औद्योगिक विवाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या होता है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के लक्षण क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या प्रकृति है, इसके बारे में अपन ने अध्ययन किया था। तो आज की इस वीडियो क्लास में विद्यार्थियों, मैं आपको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का स्कोप बताने जा रहा हूँ। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या औद्योगिक विवादों का क्षेत्र क्या है। अब जहाँ तक औद्योगिक विवादों के क्षेत्र की बात है, तो ऐसे कौन कौन से विवाद हैं जिनको कि औद्योगिक विवादों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि निम्नलिखित प्रमुख परिस्थितियों में उत्पन्न विवादों को औद्योगिक विवाद माना जाता है। मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं, तो निम्नलिखित परिस्थितियां हैं जिसमें कि उपजे विवाद को या उत्पन्न विवाद को औद्योगिक विवाद माना गया है। जिसमें पहला है सेवा योजकों द्वारा तालाबंदी घोषित करने के औचित्य पर विवाद। मतलब सेवा योजकों द्वारा तालाबंदी घोषित कर दी जाती है, तो उसका औचित्य क्या है, इस पर विवाद। अब तालाबंदी क्या है, पहले अपन ये जान लें कि तालाबंदी क्या होती है। तो किसी भी सेवा योजक या एम्प्लॉयर द्वारा नियोजन के स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देना अथवा अपने कार्य का निलंबन या स्थगन कर देना, मतलब सस्पेंशन कर देना, अथवा अपने नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखने से इनकार करना तालाबंदी होता है। तो तालाबंदी का अर्थ अपन ने जान लिया। तालाबंदी का मतलब क्या है? तालाबंदी का मतलब अर्थ ये है लॉकआउट, इसको कहते हैं इंग्लिश में लॉकआउट, तालाबंदी। और लॉकआउट का अर्थ ये है कि किसी भी सेवा योजक द्वारा अपने नियोजन के स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देना, मतलब अपना जो प्लेस ऑफ वर्क है उसको टेम्परेरीली बंद कर देना, अस्थायी रूप से बंद कर देना, अथवा अपने कार्य का निलंबन या स्थगन कर देना, कार्य का सस्पेंशन कर देना, अथवा नियोजित व्यक्तियों में से कितने ही व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखने से इनकार करना तालाबंदी। यानी आपके यहाँ जो नियोजित व्यक्ति हैं उनमें से कितने व्यक्तियों को आप सेवा में बनाए रखने से इनकार कर देते हैं, तो उसे हम तालाबंदी के नाम से जानते हैं। अब तालाबंदी तब कही जाती है, हम कह सकते हैं, जबकि कोई सेवा योजक निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है। जैसे जब वह अपने नियोजित स्थान को अस्थायी रूप से बंद कर देता है, जब वह अपने कार्य को निलंबन या स्थगित कर देता है, और तीसरा जब वह अपने द्वारा नियुक्त व्यक्तियों में से कितनी ही संख्या में व्यक्तियों को सेवा में बनाए रखने से इनकार कर देता है। तो उपरोक्त तीनों परिस्थितियों में हम कह सकते हैं कि सेवा योजक द्वारा तालाबंदी की गई है। अब तालाबंदी की अर्थ हमें समझ में आ गई कि तालाबंदी क्या होता है। एक बार इसकी विशेषताओं पर भी निगाह मार लेते हैं। तो तालाबंदी जो है हड़ताल के ठीक विपरीत होती है, ऐसा उच्चतम न्यायालय का है। हड़ताल का ये भी अपन अभी चर्चा करेंगे, लेकिन तालाबंदी जो है वो हड़ताल के बिल्कुल विपरीत होती है। और विपरीत क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हड़ताल तो श्रमिक करते हैं और तालाबंदी सेवा योजकों द्वारा की जाती है। दूसरा, तालाबंदी सेवा योजकों द्वारा की जाती है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, तालाबंदी में सेवा योजक सभी या कुछ श्रमिकों पर को काम पर लगाने से इनकार करते हैं। चौथा, तालाबंदी में कारखाने या कार्यस्थल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है। पांचवा, तालाबंदी किसी औद्योगिक विवाद के कारण या भविष्य में औद्योगिक विवाद उत्पन्न होने की संभावना के कारण की जा सकती है। तालाबंदी मतलब आप यूँ भी कर सकते हैं कि किसी औद्योगिक विवाद के कारण या भविष्य में कोई औद्योगिक विवाद उपज सकता है या उत्पन्न हो सकता है, इस कारण तालाबंदी की जा सकती है। तालाबंदी श्रमिकों की मांगों को मानने में असमर्थता प्रकट करने के लिए की जा सकती है। कई बार श्रमिकों की मांग न मान पाते हैं या मानने में समर्थ नहीं होते हैं, तो अगर श्रमिकों की मांग को मानने में असमर्थ हैं और असमर्थता प्रकट करने के लिए भी कई बार आप तालाबंदी कर देते हैं। फिर किसी व्यक्ति विशेष को कार्य देने से इनकार करना तालाबंदी नहीं कहलाती। मतलब आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कोई कार्य देने से इनकार कर देते हैं तो वो तालाबंदी नहीं कहलाती है। और छटनी के कारण किन्हीं श्रमिकों को कार्य देने से इनकार करना भी तालाबंदी नहीं है। मतलब छटनी या
रिट्रेंचमेंट जिसे हम कहते हैं, इसके कारण से यदि आप किन्हीं व्यक्तियों को कार्य नहीं देते या कार्य से इनकार कर देते तो वो तालाबंदी नहीं है। कुछ श्रमिकों को एक साथ सेवा मुक्त करना या पदच्युत करना भी तालाबंदी नहीं होता है। तालाबंदी वैध या अवैध दोनों हो सकती है। समुचित नोटिस देकर की गई तालाबंदी प्रायः वैध होती है। अगर आपने प्रॉपर नोटिस देकर तालाबंदी की है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ए वैलिड लॉकआउट, उसको वैध तालाबंदी माना जाएगा। और अंत में है, तालाबंदी करना सेवा आयोजक का संवैधानिक अधिकार नहीं है, ये उसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, अतः इन पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको तालाबंदी का समझ में आ गया होगा कि तालाबंदी क्या होती है। तो तालाबंदी आमतौर पर सेवा आयोजकों द्वारा की जाती है जब वो अस्थायी रूप से अपने नियोजन के स्थल को बंद कर देते हैं। तो जो क्षेत्र है औद्योगिक विवाद का, उसमें पहला बिंदु यही था कि सेवा आयोजकों द्वारा तालाबंदी घोषित करने के औचित्य पर विवाद, कि अगर विवाद तालाबंदी के औचित्य को लेकर है, जस्टिफिकेशन को लेकर है, तो वो विवाद औद्योगिक विवाद का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा है तालाबंदी की अवधि में वेतन की मांग का विवाद, कि मतलब ड्यूरिंग द लॉकआउट पीरियड वेतन का क्या होगा, उस पर अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो औद्योगिक विवाद का क्षेत्र बनता है। तीसरा, हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग करने के कारण उत्पन्न विवाद, मतलब हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग करने के कारण उत्पन्न विवाद। अब हड़ताल में भाग लेने के कारण, कि अगर कोई हड़ताल में भाग लेता है और उसके कारण से उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उस पर उत्पन्न हुए विवाद को भी इसके अंतर्गत माना जाता है। अब ये सवाल उठता है कि हड़ताल क्या होती है। तो हड़ताल सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि हड़ताल श्रमिकों का अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सेवा आयोजकों पर दबाव डालने का एक ऐसा उपाय है जिसमें श्रमिक अस्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। मतलब हड़ताल क्या है कि हड़ताल श्रमिकों का अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए सेवा आयोजकों पर दबाव डालने का एक ऐसा उपाय है जिसमें श्रमिक अस्थायी रूप से कार्य करना बंद कर देते हैं। प्रोफेसर मलिक ने इसकी परिभाषा दी है, हड़ताल श्रमिकों का वह मान्य हथियार है जिसका प्रयोग वे अपनी सौदाकारी शक्ति को प्रभावी बनाए रखने तथा नियोक्ता की इच्छा के विपरीत अपनी सामूहिक मांगें मनवाने के लिए करते हैं। तो ये प्रोफेसर मलिक ने परिभाषा दी है। उनके अनुसार हड़ताल क्या है, हड़ताल श्रमिकों का वह मान्य अधिकार है, मतलब इसको लीगली राइट कहा गया है, मान्य हथियार है जिसका प्रयोग वे सौदाकारी शक्ति को प्रभावी बनाए रखने के लिए करते हैं। मतलब अपनी जो कलेक्टिव बार्गेनिंग की पावर है उसको बनाए रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तथा नियोक्ता की इच्छा के विपरीत अपनी सामूहिक मांगें मनवाने के लिए करते हैं। मतलब एम्प्लॉयर जो है उसकी विल के अगेंस्ट अपनी जो मांगें मनवाने के लिए करते हैं उसे हड़ताल कहते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी हड़ताल की एक परिभाषा दी है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार हड़ताल का तात्पर्य श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करना है। मतलब हड़ताल मतलब क्या हुआ कि श्रमिकों द्वारा कार्य को चालू रखने से इनकार करना हड़ताल कहलाता है। तो हड़ताल के भी हम कुछ लक्षण जान लेते हैं कि हड़ताल क्या होती है। तो हड़ताल सेवा आयोजकों द्वारा नहीं की जाकर श्रमिकों द्वारा की जाती है। तो पहला अंतर है, हम कह सकते हैं कि हड़ताल सेवा आयोजकों द्वारा न की जाकर श्रमिकों द्वारा की जाती है। दूसरा, हड़ताल में श्रमिक कार्य करने से इनकार करते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं। यह उल्लेखनीय है कि केवल कार्य पर जानबूझकर अनुपस्थित रहना हड़ताल नहीं है, कार्य करने से इनकार करना हड़ताल है। मतलब आप कार्य स्थल पर जाकर जानबूझकर अनुपस्थित रह जाते हैं, कार्यस्थल मतलब आप जानबूझकर यदि अनुपस्थित रहते हैं तो वो हड़ताल नहीं मानी जाती है। जानबूझकर कार्य करने से इनकार करना हड़ताल मानी जाती है। तीसरा, हड़ताल में श्रमिक अस्थायी रूप से कार्य करने से इनकार करते हैं या कार्य करना बंद कर देते हैं। यदि कार्य आधे दिन के लिए बंद किया जाता है तो हड़ताल कहलाती है। मतलब अगर हाफ डे के लिए भी आपने कार्य करना बंद कर दिया है तो उसको भी हड़ताल की श्रेणी में ही माना जाएगा। फिर हड़ताल किसी ऐसे उपक्रम में कार्यरत होने चाहिए हड़ताली जो इस अधिनियम के अधीन उद्योग की परिभाषा में आते हैं। मतलब हड़ताली कौन ऐसे उपक्रम में कार्यरत होने चाहिए जो इस अधिनियम के अधीन उद्योग की परिभाषा में आते हैं। फिर हड़ताल के श्रमिक एवं सेवा आयोजक का संबंध होना आवश्यक है, मतलब दोनों में आपसी संबंध होना आवश्यक है। नेक्स्ट है, हड़ताल किन्हीं मांगों के मनवाने
के लिए दबाव डालने हेतु की जाती है, केवल कार्य बंद करना हड़ताल नहीं। मतलब आप केवल जो कार्य करना बंद कर देते हैं उसको हम हड़ताल नहीं कह सकते हैं। हड़ताल के लिए क्या जरूरी है? हड़ताल के लिए ये जरूरी कि आप मांगे मनवाने के लिए, कोई दबाव डालने के लिए काम बंद करते हैं तो ही हड़ताल माना जाएगा। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बनाम श्रमिक के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने एक बार लिखा कि केवल कार्य बंद कर देना हड़ताल नहीं है, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि कार्य बंद करना मांगों को मनवाने के लिए दबाव डालने का एक नियोजित प्रयास था। यानी आप केवल कार्य करने से इनकार कर देते हैं तो वो हड़ताल नहीं है। कार्य करने से इनकार करने का मतलब ये होना चाहिए कि आप मांगों को, अपनी जो मांगे हैं उनको मनवाने के लिए दबाव डालना चाहते हैं, इसीलिए कार्य करने से इनकार करते हैं, तो ही उसको हड़ताल माना जाएगा। फिर हड़तालें असंतोष का लक्षण है। हड़ताल जो होती है वो असंतोष का लक्षण होती है कि व्यक्ति जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, ये डिससेटिस्फेक्शन को शो करती हैं श्रमिकों के। फिर नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से अवकाश लेना हड़ताल नहीं मानी जा सकती। मतलब अगर आप कलेक्टिव रूप से अवकाश ले लेते हैं उससे हड़ताल नहीं माना जा सकता। नेक्स्ट है, हड़ताल वैध या अवैध हो सकती है। इसे अपन ने देखा, तालाबंदी वैध या अवैध हो सकती है, इसी प्रकार से हड़ताल भी वैध या अवैध हो सकती है। फिर समुचित ढंग से नोटिस देकर की गई हड़ताल सामान्यतः वैध होती है। मतलब इफ़ यू हैव गिवन प्रॉपर नोटिस टू द एम्प्लॉयर, प्रॉपर नोटिस सर्व करके अगर एम्प्लॉयर को हमने कोई हड़ताल की तो वो वैध होती है। हड़ताल सामान्य हितों के लिए की जानी चाहिए। हड़ताल भी क्यों होनी चाहिए? कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट ना हो, सामान्य हितों के लिए की जाती है, उसे हड़ताल कहते हैं। हड़ताल के लिए कार्य से अनुपस्थिति अनिवार्य नहीं है। मतलब हड़ताल अगर आप करते हैं तो आप कार्य से अनुपस्थित रहेंगे, ऐसा अनिवार्य नहीं है। कार्य करने में विलंब करना, मतलब आप कार्य को डेफर करते हैं, विलंब करते हैं, धीरे धीरे कार्य करते हैं, बहुत स्लोली कार्य करते हैं। कार्य न करना, यथा पेन डाउन, चौक डाउन, टूल डाउन, हड़तालें भी हड़ताल में आती हैं। नेक्स्ट है, सामूहिक रूप से त्यागपत्र देना हड़ताल है। मतलब आप कलेक्टिव रूप से अगर रेजिग्नेशन लेटर्स दे देते हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज स्ट्राइक या हड़ताल। हड़ताल का भय दिखाना या हड़ताल की धमकी देना हड़ताल नहीं है। मतलब आप केवल स्ट्राइक की धमकी देते हैं, थ्रेटनिंग टू स्ट्राइक दे रहे हैं, हड़ताल की धमकी दे रहे हैं, तो हड़ताल का भय दिखाना या हड़ताल की धमकी देना आपका हड़ताल नहीं होता। हड़ताल करना संवैधानिक अधिकार नहीं है, इस पर रोक लगाई जा सकती है। मतलब हड़ताल करना भी, जैसे तालाबंदी संवैधानिक अधिकार नहीं है, इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सिमिलरली हड़ताल भी संवैधानिक अधिकार नहीं है और इस पर रोक लगाई जा सकती है। तो ये हड़ताल की कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई। तो अपन मूलतः ये पढ़ रहे थे कि औद्योगिक विवाद के क्षेत्र में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो पहला अपन ने देखा था कि सेवा आयोजकों द्वारा तालाबंदी घोषित करने के औचित्य पर विवाद, तालाबंदी अपन ने पढ़ लिया क्या होता है। दूसरा, तालाबंदी की अवधि में वेतन की मांग। तीसरा, श्रम संघ के सदस्य होने के कारण श्रमिक की छंटनी करने से उत्पन्न विवाद। चौथा, हड़ताल में भाग लेने के कारण नौकरी से अलग करने के कारण उत्पन्न विवाद। यदि मान लीजिए आप कोई हड़ताल में पार्टिसिपेट करते हैं और उसके कारण से आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है तो उस पर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वो औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, अनुचित रूप से पदच्युत श्रमिक की पुनर्नियुक्ति न करने के कारण उत्पन्न विवाद। यानी आप किसी श्रमिक को अनुचित रूप से निकालते हैं, अगर उचित रूप से निकालते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर किसी श्रमिक को अनुचित रूप से पदच्युत कर दिया जाता है, उसको उसके पद से हटा दिया जाता है तथा श्रमिक की पुनर्नियुक्ति न करने के कारण, तो अगर हटा दिया जाता है तो और उसकी आप दोबारा पुनर्नियुक्ति भी नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न विवाद औद्योगिक विवाद की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है, अनुचित पदमुक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए विवाद। मतलब अगर आपने किसी श्रमिक को अनुचित रूप से पदमुक्त कर भी दिया है तो ऐसी स्थिति में उसके कंपनसेशन के लिए विवाद को औद्योगिक विवाद की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति को आपने पदच्युत कर दिया और पदच्युत करने का कोई उचित कारण नहीं है, अनुचित पदमुक्ति है, तो ऐसी दशा में सेवा आयोजकों को उसको क्षतिपूर्ति देनी चाहिए और अगर क्षतिपूर्ति नहीं देते तो उसके कारण से उत्पन्न हुए विवाद को औद्योगिक विवाद की श्रेणी में माना जाता है या क्षेत्र में लिया जाता है। नेक्स्ट है, बोनस भुगतान न करने या बोनस की मांग अस्वीकार करने पर उत्पन्न विवाद। अब श्रमिक जो होते हैं इनको बोनस भी दिया जाता है। आमतौर पर जब संगठन में लाभ की स्थिति होती है, लाभ संगठन कमाता है तो बोनस देता है। तो यदि मान लीजिए सेवा आयोजक बोनस का भुगतान नहीं करता या बोनस की मांग को अस्वीकार कर देता है और उस कारण से यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको भी औद्योगिक विवाद की श्रेणी में माना जाता है। नेक्स्ट है, अनुग्रह राशि, ग्रेच्युटी, पेंशन तथा भविष्य निधि के भुगतान, प्रोविडेंट
फंड के भुगतान के संदर्भ में उत्पन्न विवाद। मतलब ये जो अनुग्रह राशि, ग्रेच्युटी है या पेंशन है या प्रोविडेंट फंड की बात करें, भविष्य निधि की बात करें, तो इनके संबंध में अगर एक भुगतान के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको भी औद्योगिक विवाद की श्रेणी में माना जाता है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी के मेजर्स माने जाते हैं, सामाजिक सुरक्षा के आधारभूत स्तंभ हैं। अनुग्रह राशि हो, चाहे पेंशन हो, चाहे भविष्य निधि हो, और यदि इनके भुगतान के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसको औद्योगिक विवाद का क्षेत्र माना जाता है। नेक्स्ट है आवास व्यवस्था, शिक्षा तथा अन्य सुविधाओं के संदर्भ में उत्पन्न विवाद। अब श्रमिकों की आवास के लिए कोई आवासीय बस्तियां हों, उनके आवास से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो, उनकी शिक्षा, एजुकेशन तथा अन्य सुविधाओं के संदर्भ में यदि कोई उत्पन्न विवाद है तो वो भी औद्योगिक विवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है श्रमिकों तथा श्रमिकों के बीच विवाद, जैसे कार्यभार के बंटवारे संबंधी विवाद। अब श्रमिकों तथा श्रमिकों, लेबर तथा लेबर के मध्य विवाद भी हो सकता है। अब लेबर तथा लेबर के मध्य कई प्रकार के विवाद हो सकते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उनके मध्य कार्यभार के बंटवारे को लेकर किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वो औद्योगिक विवाद की श्रेणी के अंतर्गत आता है। सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के बीच विवाद। अब मान लीजिए दो एम्प्लॉयर्स हैं और दो एम्प्लॉयर्स के मध्य यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, जैसे श्रमिकों की कमी की दशा में मजदूरी दरों द्वारा आपसी प्रतिस्पर्धा करने से उत्पन्न विवाद। अब सेवायोजकों में दो सेवायोजक या दो एम्प्लॉयर्स में किस प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, जैसे मान लीजिए श्रमिकों की कमी की दशा चल रही है, लेबर की प्रॉब्लम चल रही है, लेबर कम है, तो कम लेबर की स्थिति में क्या होता है, मजदूरी जो दरें हैं, जो लेबर की रेट्स हैं, तो प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करने के लिए उसमें विवाद उत्पन्न हो सकता है लेबर की रेट्स को लेकर। तो इस प्रकार के विवाद को औद्योगिक विवाद की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। और लास्ट है नियोजन की शर्तों या सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य विवाद। मतलब जो टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैं उनके संदर्भ में यदि कोई अन्य प्रकार का विवाद है तो उसे औद्योगिक विवाद की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है, जिनमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। अब नियोजन की शर्तों या सेवा की शर्तों से संबंधित अन्य विवाद जिनमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। निम्नलिखित में कार्य तथा आराम के घंटे, मतलब श्रमिकों के कार्य के घंटे क्या होंगे तथा उनके आराम के घंटे क्या होंगे, श्रमिकों के प्रतिनिधि संघों की मान्यता, कार्यानुसार मजदूरी, सामान्य या अधिसमय मजदूरी, अन्य लाभ या अनुलाभ, सवेतन अवकाश। तो ये कुछ मुद्दे हैं जो कि नियोजन की शर्तों या सेवा की शर्तों से संबंधित हैं। यदि इनके संदर्भ में कोई विवाद होता है तो उसको भी औद्योगिक विवाद की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो क्लास में अपन केवल औद्योगिक विवादों के क्षेत्र की चर्चा करेंगे, स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करेंगे कि औद्योगिक विवाद तो अपन को पता लग गया क्या होता है, लेकिन औद्योगिक विवाद में कौन कौन सी बातें सम्मिलित हैं, उसके क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी बातें आती हैं जिनको कि औद्योगिक विवाद का नाम दिया जा सकता है। तो मैंने आपको जो आज बातें बताई वो सब बातें औद्योगिक विवाद के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, जिसमें कि मेन रूप से हड़ताल और तालाबंदी के बारे में हमने चर्चा करी कि हड़ताल क्या होती है, तालाबंदी क्या होती है, और आमतौर पर श्रमिकों तथा श्रमिकों के मध्य तथा सेवायोजकों तथा सेवायोजकों के मध्य किसी प्रकार का यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसको हम औद्योगिक विवाद का क्षेत्र मान लेते हैं। और कई बार टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है, चाहे वो कार्य के घंटे या आराम के घंटे को लेकर हो, चाहे श्रमिकों के प्रतिनिधि संघों की मान्यता को लेकर हो, चाहे कार्यानुसार मजदूरी की बात हो या अन्य लाभ या अनुलाभ की बात हो या संवेतन अवकाश की बात हो, तो उसको भी औद्योगिक विवाद के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो विद्यार्थियों, ये आज अपन ने औद्योगिक विवाद के क्षेत्र की चर्चा करी कि औद्योगिक विवाद का क्षेत्र क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो मैं मान के चलता हूँ कि आपको ये क्षेत्र समझ में आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो क्लास अपन इसी चैप्टर में करेंगे वो अपन औद्योगिक विवाद के कारणों पर करेंगे कि औद्योगिक विवाद के प्रमुख कारण क्या होते हैं, व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, कि औद्योगिक विवाद के कारण क्या होते हैं। अभी तो अपन ने क्षेत्र की बात की, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में कारणों के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे कि औद्योगिक विवाद के प्रमुख कारण क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज मैंने जो बताया औद्योगिक विवाद का क्षेत्र आपको समझ में आ गया होगा, और यदि आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई अनुभव हो तो
तो आप सहर्ष मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। मैं आपके लिए सदैव तैयार हूँ, और आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं फ़ोन करके। मैं आपके सवालों का जवाब देने का यथासंभव प्रयास करूँगा। धन्यवाद।